बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने स्टडी करना है, एक सेक्शन है 21C, जिसके मुताबिक हम लीगल जो वेज़ हैं उसमें रहते हुए किस तरीके से विद होल्डिंग की सेविंग कर सकते हैं। और इस जब हमें नोटिस आता है 44(4) का, तो ये सेक्शन वहाँ पे भी हमारी हेल्प करेगा कि हम मैक्सिमम जो पेनल्टीज़ हैं या जो मैक्सिमम विद होल्डिंग है उससे किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली है कि एक बिज़नेस है जिसकी इनकम है, टर्नओवर है 5 मिलियन और कॉस्ट ऑफ सेल है 3 मिलियन। इसी तरीके से जीपी उनका कैलकुलेट हो गया 2 मिलियन और कुछ उन्होंने एक्सपेंसेस माइनस किए हैं, जिसमें सैलरी एक्सपेंस है 7,50,000 का, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी माइनस किया है 2,50,000 का, फिर रेंट माइनस किया है 7 लाख का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स उनका निकला है 3 लाख। और चूंकि ये 4 लाख से कम है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी उनकी फिगर सेम निकला है 3 लाख। अब होता क्या है कि जब एक टैक्स डिपार्टमेंट जब एनालिसिस करता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि एक बिजनेसमैन है जिसने रिटर्न फाइल की है, उनका टर्नओवर 5 मिलियन है लेकिन टैक्स उनका कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको नोटिस, क्योंकि अब उनको टैक्स जब गवर्नमेंट को रिसीव नहीं होगा, तो अब होता क्या है कि जब वो ये देखेंगे कि इस बिजनेसमैन का जो टर्नओवर है 5 मिलियन है, इन्होंने टैक्स कोई नहीं पे किया, तो इस सिचुएशन में आपको नोटिस भेज दिया जाएगा 44(4) का कि भाई जो भी आपने प्रॉफिट सेल टर्नओवर से जो जो एक्सपेंसेस माइनस किए हैं उसकी हमें रिकन्सलेशन दें। तो उसमें कौन सी चीज़ आती है? सबसे पहले आती है कॉस्ट ऑफ सेल, 3 मिलियन की फिगर है, फिर सैलरी आएगी, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, फिर रेंट आएगा। अब ये जब हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ होगा, फॉर एग्जांपल जब हमने सैलरी पे की होगी तो हमने क्या किया होगा, हमने लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि ये एक ही बंदा है, वैसे तो 6 लाख से कम 6 लाख तक या इससे कम हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हम ज्यूम करते हैं कि ये एक ही बंदा है, क्योंकि एक्चुअल में जब बिजनेस होगा तो ज़्यादा सैलरी का एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जब ये सैलरी पे की होगी तो रूल ये कहता है कि जी आपने ये डबल एंट्री की होगी कि सैलरी एक्सपेंस को आपने डेबिट किया होगा और क्रेडिट आपने किया होगा बैंक को, और क्रेडिट विद होल्डिंग टैक्स भी होगा, यानी कि जो टैक्स आपने सैलरी पे विदहेल्ड करना था किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली, 149 के अकॉर्डिंगली, अगर तो आपने वो डिडक्ट करने के बाद में एफबीआर को डिपॉजिट करवा दिया है, सीपीआर बना दिया है, ये हमने स्टडी किया हुआ है कैसे करना है। और अगर हमने कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंस अलाउेबल एक्सपेंस है, यानी कि मैं एडमिजिबल एक्सपेंस है, मैं अलाउ करता हूँ एज पर रूल, यानी कि जो रूल्स अलाउ करते हैं कि आप उसको टर्नओवर से माइनस कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने विदहोल्डिंग टैक्स नहीं किया तो होगा क्या कि वो, हम ये आगे एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड नहीं हुआ, इस पे भी नहीं हुआ, लेकिन इस पे हो गया है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कि एक डिविजिबल फिगर बना देगा कि आपका ठीक है टैक्स ये वाला है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा, ये माइनस हुए में एक्सपेंस तो मैं प्लस कर दूंगा 7,50,000, और मैं फिर प्लस कर दूंगा पेंटिंग एंड स्टेशनरी कितनी अमाउंट से, 2,50,000 से। तो मेरा यहाँ पे एक रिवाइज प्रॉफिट निकल आएगा जिसके ऊपर आप वो टैक्स चार्ज करेंगे। ये जो फिगर निकलती है ये अब 1.3 मिलियन की फिगर हो जाएगी। अब इसके ऊपर वो क्या करेंगे, स्लैब रेट अप्लाई करेंगे और टैक्स चार्ज करेंगे, जो कि अब एटलीस्ट नील नहीं होगा, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी ये जो सैलरी एक्सपेंस है या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है या रेंट है या कोई भी एक्सपेंस है जो हम प्रॉफिट से माइनस कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर आपने पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रिटर्न फाइल करेंगे और हमें ये नोटिस आता है या हमारा ऑर्डर निकलता है किसी भी केस में, तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। जब जस्टिफाई नहीं होगा तो ये हमारी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा, जो कि एक बड़ा एक्सपेंस बन जाएगा, बड़ी अमाउंट बनेगी और सडनली हमारे जो कैश फ्लो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब इस चीज़ को कैटर करने के लिए हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, जो कि सेक्शन 21C हमें बताता है। तो 44(4) के ऊपर एक ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं, और जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल से हमने स्टडी किया है कि किस तरीके से रिप्लाई करना है। अब 44(4) के रिप्लाई में 21C को अगर आपने कंसीडर नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको कुछ पेनल्टी लग सकती है। पर सबसे पहले क्या है कि वो ये कहता है कि जी आपके पास एग्जम्पशन अवेलेबल है कि अगर 149 सेक्शन के मुताबिक जो सैलरी है वो BTL है, यानी कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है,
ये 6 लाख से कम सैलरी है या 6 लाख तक या उससे कम सैलरी है तो फिर तो कोई टैक्स नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप सैलरी के एक्सपेंस को देखें कि इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं और किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं ताकि जो सैलरी है वो 6 लाख से कम हो जाए। हमें तो एक्चुअल में रिपोर्ट करना चाहिए और एक्चुअल में ही जो है वही रिपोर्ट होना चाहिए कि अगर 6 लाख से ऊपर है तो हमें टैक्स विदहेल्ड करना चाहिए और डिपॉजिट करवाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है 149 का। फिर आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कि 153 का जो सेक्शन है उसके अंदर ये है कि जी अगर कोई भी ऐसा रिटेलर है जिसका टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर निकल गया है प्रोसीडिंग 3 ईयर्स में तो विद होल्डिंग एजेंट बन जाएगा। तो अगर वो विद होल्डिंग एजेंट बन गया है तो उसने 153 के मुताबिक जो भी पेमेंट्स करनी है उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना है। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि पिछले सालों में इसका जो टर्नओवर था वो 100 मिलियन से ऊपर था। हम एग्जाम्पल हमारी ये, क्योंकि एक्चुअल में तो हो सकता ना हो, लेकिन एग्जाम्पल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि जी अगर इसमें भी सर्टेन एग्जम्पशंस है कि अगर कोई एक वेंडर है यानी कि सिंगल वेंडर है और उसको 75,000 तक या इससे कम आप इन केस ऑफ गुड्स पेमेंट कर रहे हैं एक साल में तो फिर कोई विद होल्डिंग नहीं है। और इसी तरीके से 153 अगला ये कहता है कि जी अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं किसी भी वेंडर से और 30,000 तक या इससे कम की इनवाइस है पूरे साल में तो उसके ऊपर भी कोई विद होल्डिंग नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि भाई 2,50,000 में कितने वेंडर हैं, ये भी पॉसिबल है 4-5 वेंडर हो। तो अगर 4-5 वेंडर हैं तो वो 75 जो 153 की एग्जम्पशन है तो हम वहाँ पे ये लिखेंगे कि 153 के मुताबिक ये एग्जम्पशन हैं और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 21C बेसिकली ये कहता है कि जी मैंने किस किस रूल्स के ऊपर किस किस एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने टैक्स चार्ज करना है, लेकिन सर्टेन एग्जम्पशंस ऐसी हैं जिसको काउंट फॉर करते हुए हम उनसे बच सकते हैं। तो ये वो वाली एग्जम्पशंस है, ये आप ये नहीं देखना कि 121C में लिखा हुआ है, हम एग्जम्पशंस वो देख रहे हैं जिनके मुताबिक 21C ये कहता है कि जी आपने हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर विद होल्डिंग करनी है, लेकिन उनको नहीं, उन पे नहीं करनी जिस पे ऑलरेडी मैंने एग्जम्पशन दे दी है। किन सेक्शंस में? रेलिवेंट सेक्शन में। तो 149 में एग्जम्पशन दे दी है उसने, 153 में दे दी है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है कि रेंट के केस में यानी कि 155 में, इसमें हमने ये देखा हुआ है कि अगर एओपी या बिजनेस इंडिविजुअल यानी कि अदर देन कंपनी, यानी कि कंपनी की केस में नहीं, अदर देन कंपनी के केस में अगर 1.5 मिलियन से कम आप रेंट पे कर रहे हैं एनुअल तो उसके ऊपर भी कोई विद होल्डिंग नहीं है, ये भी रूल के मुताबिक है। तो हमारा रेंट कितना है 7 लाख, तो हम ये कहेंगे कि भाई 155 के मुताबिक इसके ऊपर भी कोई विद होल्डिंग नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर हम सिंपल सा एक फॉर्मेट बना लेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे डेट लिखेंगे, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह होगा वो हम लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे अमाउंट लिख लेंगे और फिर हम लिख लेंगे जी सीपीआर या यहाँ पे टैक्स डिडक्शन या रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीपीआर, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने कहा कि जी ये लेट से 10 दिसंबर को हमने ट्रांजैक्शन की 2021 में, उसका डॉक्यूमेंट नंबर था 2288 और अमाउंट थी फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाली अमाउंट आ रही है, कितनी अमाउंट थी 7,50,000। तो इस 7,50,000 की टोटल अमाउंट को हमने जब डिवाइड किया तो पता चला जी सारी अमाउंट 2.5 लाख रुपए इंडिविजुअल की सैलरी है, तो 3 बंदों की सैलरी है। तो यहाँ पे टैक्स नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे हम लास्ट सेक्शन का रेफरेंस लिख देंगे 149 BTL, यानी कि यहाँ पे साथ ये भी लिख दें BTL। इसी तरीके से सारे सेक्शंस को आपने कैरिफाई जिसको इस तरीके से बना लेना है और उसके बाद उसका रिप्लाई कर दें। तो 44(4) के मुताबिक हम इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन वही बात मैं बता रहा हूँ कि जब हम रिप्लाई करते हैं बनाते हैं कुछ चीज़ें हम भूल चुके होते हैं, हमें याद नहीं होती या हमें अवेयरनेस नहीं थी, तो हम चूंकि टैक्स वालों ने तो नहीं बतानी कि यहाँ पे एग्जम्पशन अवेलेबल हैं, हमने उनको बताना है कि लॉ ये कह रहा है उसके मुताबिक ये एग्जम्पशंस हैं। तो अगर हमें सही तरीके से चीज़ों का नहीं पता होगा तो इसका मतलब हम या तो ज़्यादा टैक्स दे रहे होंगे या एक्सेस पेनल्टी पे कर रहे होंगे इन द फॉर्म के टैक्स भी चार्ज हुआ है, डिफॉल्ट चार्ज भी चार्ज हुआ है। तो एटलीस्ट जो चीज़ें रूल के मुताबिक हम क्लेम कर सकते हैं वो तो हमें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि प्योर प्रैक्टिकल और टेक्निकल पॉइंट डिस्कस किए जाएँ कि जब आप रिटर्न फाइल करें तो एटलीस्ट हमें रिस्क का पता हो और उस रिस्क को कैसे कवर करना है वो भी हमें पता हो, ताकि एक प्लान बन जाए उसके मुताबिक हम रिटर्न फाइल करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।